हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आकृति वापस आ चुकी थी, अपने कमरे में थी। अपनी आंखें खोलती है तो उठती है, बिस्तर से उठकर वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाकर फ्रेश वगैरह होकर अपनी माँ के कमरे में जाती है। वहाँ पर उसकी माँ बेड पर नहीं थी। तभी करीबन 5 सेकंड बाद वॉशरूम का गेट खुलता है, वहाँ से उसकी माँ आती है। उसकी माँ इस वक्त, उनके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था, गुस्सा, नाराज़गी या कुछ और, समझना थोड़ा मुश्किल था। वो आती हैं और कहती हैं, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अपनी माँ की ऐसी बातें, ऐसी बिहेवियर सुनकर आकृति थोड़ा चौंक जाती है और कहती है, माँ आप ठीक हो। हाँ, मैं ठीक हूँ या ना हूँ क्या ही फ़र्क पड़ता है। माँ आप कैसी बातें कर रहे हो। बेटा मैं कैसी बातें कर रही हूँ, चलो क्लियर करते हैं सारी बातें। वो आकृति के हाथ को पकड़ती है और अपने साथ ले जाकर उसके दादा दादी के कमरे के बाहर पहुँच जाती है। वहाँ पे पहले से ही अनया की मम्मी बैठी हुई थी और अनया के पापा उसी रूम में बालकनी साइड में किसी से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। रूम को खटखटाती है, अंदर से आने की आवाज़ आती है। आकृति की मम्मी आकृति का हाथ पकड़े हुए अंदर जाती है और जाकर सीधे दादा दादी के सामने खड़ी हो जाती है। आप लोगों ने जो भी किया हमारे साथ वो सही नहीं किया। बड़े ही रिस्पेक्ट वे में। क्या बोल रहे हो बेटा, हमने क्या किया। दादी माँ कहती है तो आकृति की मम्मी कहती है, आंटी जी आपको भी अच्छे से पता है कि आपने क्या किया। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों के कारण ही हो रहा है। ये आपकी फैमिली का प्रॉब्लम है ना। ये सुनते ही आकृति चौंक जाती है और कहती है, मम्मी क्या क्या बोल रहे हो आप। बेटा मैं क्या बोल रही हूँ। क्यों आंटी, मैं सही बोल रही हूँ ना। मेरे पति का गायब होना, आकृति का गणेश से शादी होना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं शादी आप लोग को तो प्लान की गई थी, मेरे पति को अपनी बातों में फंसाकर। आप लोग को मौका मिल गया था ना आकृति की शादी टूटने से। ये सुनते ही अनया की मम्मी जो थी खड़ी होती है और कहती क्या क्या बोल रही हो आप। मतलब चल क्या रहा है आपके दिमाग में, आप बोलना क्या चाहती हो, आप क्लियर बोलो। क्लियर तो सुनिए, मुझे अब सारी बातें समझ में आ गई है बहुत अच्छे से। हाँ वो बात अलग है कि बहुत देर से समझ में आई, लेकिन समझ में आ गई है। आकृति की शादी यूं अचानक, वो इतनी जल्दबाजी में कैसे। इसकी शादी सिर्फ एक इंसान से होने वाली थी, एक इंसान से। अगर वो इंसान अनया है, यानी कि वो सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे साथ हो रही है वो आपकी फैमिली का है, जो कि आकृति की शादी होने के कारण अब हमसे भी जुड़ चुकी है। ये सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। दादी माँ कहती है, बेटा तुम कहना क्या चाहती हो। मैं कहना क्या चाहती हूँ आंटी, क्या अनया रुद्रा कुंडली से जन्मी नहीं है। ये सुनते ही दादी माँ भी चौंक जाती हैं। अनया की मम्मी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये लोग सारी बातें छुपा के रखे थे। अनया की शादी के टाइम में इनकी फैमिली को बस ये बताया गया था कि अनया मांगलिक है और उसको एक स्पेशल कुंडली की इंसान चाहिए जो उसकी ये मांगलिक दोष को ख़त्म कर सके। आकृति की मम्मी हंसते हुए कहती है, मानना पड़ेगा आप सबको, मानना पड़ेगा। हमने क्या सोचा था और आप लोग क्या निकले। देखो बेटा, हमें पता है कि तुम जो बोल रही हो वो सही है, लेकिन हम भी क्या करते हैं, हमारी मजबूरी थी। हमें देवा कुंडली की लड़की चाहिए थी अनया के जीवन साथी के रूप में। चाहे वो लड़का हो या लड़की, फ़र्क नहीं पड़ता है, बस हमें चाहिए थी, उसी से उसकी शादी करवानी थी। देखो हाँ, हमारी फैमिली की प्रॉब्लम है, हमारी भी मजबूरी है, कई कई लोगों की। इतना ही वो बोल पाती और कहती है, ना ना आंटी, कई लोगों की नहीं, कई मरे हुए लोगों की आत्माओं को आज़ाद करनी थी, जो कि आपकी फैमिली की है। उनकी चीखें
उनकी तड़प आप लोगों को सोने नहीं देती रात रात भर। क्यों? मैं सही हूँ ना? ये सुनते ही सबकी आंखों मानो बड़ी बड़ी हो जाती है। सबके चेहरे का रिएक्शन देखकर आकृति की मम्मी हंसते हुए कहती है, सेल्फिश लोग। मैं ये बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं बोलने पर मजबूर हूं। आप लोग इतने मतलबी हो गए हो कि आप अपनी लोगों के लिए, उन मरे हुए लोगों के लिए, आपने मेरी फैमिली को दांव पे लगा दिया, मेरी बेटी को दांव पे लगा दिया। बताइए आंटी, ये कहाँ तक सही है? बोलिए। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ चीज़ों को, और जहाँ तक मुझे पता है, उस हिसाब से अनाया जो है साधना के लिए गई है अपनी शक्तियाँ जागृत करने, और सारी प्रॉब्लम मेरी बेटी के ऊपर। मम्मी मम्मी आप क्या बोल रहे हो? प्लीज़ चुप चुप हो जाइए ना। चुप रहो आकृति, मैंने बोला ना चुप रहो। मम्मी प्लीज़ मत बोलिए ना। जो हो रहा है हम क्या कर सकते हैं? पापा को कुछ नहीं होगा। आई नो बेटा, मेरे पति को कुछ नहीं होगा। मुझे अच्छे से पता है मेरे पति को कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो कभी भी देवा तक या रुद्रा तक पहुंच नहीं पाएगा। रुद्रा की कमजोरी और उसकी ताकत देवा है, और देवा की जड़ हम, यानी कि तुम्हारे माँ बाप। मुझे नहीं लेकर गया है इसका मतलब तुम्हारे पिता को वो लेकर गया है, यानी कि वो वक्त आ गया है जो भविष्यवाणी हुई थी, जो गुरु माँ ने तुम्हारे जन्म से लेकर जो भविष्यवाणी की थी। हालांकि हमें उस बात पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सात सात पंडितों ने यही कहा, तो ना चाहते हुए भी हमें बातें माननी पड़ी। हाँ, वो बात अलग है कि समय के साथ मैं ये सारी चीज़ें भूल गई थी, भूल गई थी। मुझे आज ही ये सारी चीज़ें दिमाग में आई है। तुम्हारी शादी होना ये कोई आम बात नहीं थी। गुरु माँ ने कहा था कि तुम्हारी शादी उसी से होगी जो रुद्रा कुंडली से जन्मा हुआ, वरना तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती। और तुम्हारी शादी हो गई इतनी आसानी से। अनु की एक लड़की से, लेकिन फिर भी हो तो गई। यानी कि इतने बोलते ही वो चुप हो जाती है, और वो अनाया की फैमिली की तरफ देखते हुए कहती है, क्यों क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? कम से कम हमें सच तो बता पाते। अरे हमने तो अपनी बेटी के भाग्य को बचपन में ही स्वीकार कर लिया था, जब सात सात पंडितों ने एक ही कुंडली बना कर दी और एक ही भाग्य बताया इसका। हमने तो इसके भाग्य इसके ऊपर वाले को सौंप दिया था कि इसके भाग्य में जो लिखा है, बस आसान चीजें हो, मेरी बेटी खुश रहे। क्या कहते हैं अनया के मम्मी पापा दादा दादी? क्या कहते हैं? आकृति की मम्मी वही जमीन पर बैठ जाती हैं दीवार के सहारे, बैठते हुए अपना सिर दीवार पर टिकाते हुए कहती हैं, क्या करूं मैं? एक तरफ मेरी बेटी, एक तरफ मेरे पति। अनया के दादाजी कहते हैं, बेटा देखो, कुछ नहीं होगा उन्हें, ना ही तुम्हारी बेटी को और ना ही तुम्हारे पति को। हम कुछ होने ही नहीं देंगे। आकृति की मम्मी उनकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, अंकल आप भी अच्छे से जानते हो, अगर आप कुछ कर पाते तो सालों पहले कर लेते। आप लोग इंतज़ार कर रहे थे उस इंसान का जो ये सारी चीज़ें ख़त्म कर सके, और उसके लिए एक जीवन साथी चाहिए थी जो उसकी शक्ति, उसकी ताकत बन सके, जो कि मेरी बेटी बन गई। पर हमारा क्या, हमारा क्या? मैंने इसे अपने कोख में 9 महीने रख कर जन्म दिया है, दर्द तकलीफ सब कुछ सहा, अपने खून के एक एक कतरा को, इसको इसको शरीर को सींचा, इस दुनिया में लेकर आई। किसके लिए? किसके लिए? आप ही बताइए, किसके लिए? क्या मेरी बेटी को सुखी जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या उसका देवा होना उसके लिए एक पाप है?
जब ये बोलती है ना, तो अनया की मम्मी जो थी वो गुस्से में कहती है, देखिए बहन जी, आप मानते हैं कि आप कष्ट में हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें। आपकी बेटी का जीवन कष्टमय नहीं है। हाँ, अभी सिचुएशन थोड़ी-सी बिगड़ी हुई है, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है। आकृति की मम्मी कहती हैं, कुछ दिनें। आप भी अच्छे से जानती हैं, कुछ दिन, क्या-क्या हो सकता है कुछ दिन में। मेरी बेटी का होना यानी कि आपकी बेटी का सही सलामत रहना। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया, तो आपकी बेटी भी नहीं बच पाएगी। वो लोग तो खुद उसको ऐसे, ऐसे ख़त्म कर देंगे। मम्मी क्या 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 बोल रहे हो आप? बेटा, मैं ये सब बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूँ? ये रिश्ता एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी की गई है। तुम्हें भी नहीं पता था। प्यार का नाटक करके इस रिश्ते को जोड़ा गया है। इन्होंने बोला कि इनकी पोती तुमसे प्यार करती है, और यही बोलकर तुम्हारे पापा को अपने जाल में फंसाया, ताकि तुमसे शादी करवा सके अपनी पोती की। नहीं मम्मी, देखिए, ऐसी ऐसी बात नहीं है। मम्मी देखिए, आप ये सब मत बोलिए। आकृति अपनी मम्मी के पास जाती है, उनके हाथों को पड़ती है, कहती है, मम्मी मेरी बात सुनिए। देखिए बेटा, मैंने गुरु माँ को बुलाया है। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, मैंने गुरु माँ को बुलाया है आगे की बात करने के लिए। हमारी ज़िंदगी तो लगभग ख़त्म ही है, कुछ साल और, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगाए। सभी जो है चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या क्या मतलब? मतलब क्या है, अब तो गुरु माँ के आने के बाद ही पता चलेगी। मम्मी प्लीज़ देखिए, आकृति की मम्मी कुछ सुनती ही नहीं है, वो कमरे से निकल जाती है। सभी वहाँ पे बहुत परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा। परेशान होना बनता भी है, माँ है ना, एक माँ, जब किसी भी माँ को पता चल जाएगी कि उसका बच्चा खतरे में है, किसी के कारण खतरे में है, तो हर माँ उस कारण को ख़त्म करने के बारे में सोचती है सबसे पहले, ताकि उसके बच्चे खुश रहे, उसकी ज़िंदगी लंबी हो, ना कि किसी और की वजह से उसकी लंबी उम्र कम हो जाए। कोई भी नहीं चाहेगा, हम भी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं। एक माँ हमेशा यही दुआ करती है कि उसके बच्चों को उसकी भी उम्र लग जाए, लेकिन उसके बच्चों को उसकी आँखों के सामने कुछ भी नहीं होनी चाहिए। आकृति की माँ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। हाँ, उनको जो है चीज़ों का अंदाज़ा बहुत लेट लगी। वो अपनी बेटी का भविष्य भूल चुकी थी, उसकी कुंडली भूल चुकी थी, किसने क्या बोला वो सारी बातें भूल चुकी थी। हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके अपने संतान, अपने उस बच्चे की बातें थी, उसके बारे में थी, जिन्हें उन्होंने अपनी पहली ममता निछावर किया था उस पर। पहला बच्चा, सिर्फ बच्चे की जन्म नहीं होती है, एक माँ का जन्म होता है उस बच्चे के साथ। वो एहसास पहली बार जन्म लेता है, जब एक औरत, एक लड़की पूरी औरत बनती है, माँ बनती है। वो बच्चा अपनी माँ के लिए सबसे ज़्यादा ख़ास होता है, ख़ास करके पहला बच्चा, कि उसी के कारण वो सारे एहसास, वो ममता, वो माँ, वो फीलिंग सब कुछ जन्म लेता है उस बच्चे के साथ। आकृति की मम्मी की तड़प बिल्कुल सही थी, जायज़ भी थी। वो अपने कमरे में जाती है, दरवाजे को लॉक कर लेती हैं। वो बहुत दुखी थी अंदर से। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जिस तरह से बात की है ना कि मम्मी उनकी फैमिली से, वो चाहती थी, लेकिन वो भी एक माँ थी, क्या करती? एक पत्नी अपने पति के लिए तड़प रही थी, और माँ अपनी बेटी के लिए। वो दरवाजे के पास ही बैठ जाती है और बैठकर फूट-फूट कर रोने लगती हैं। क्या करती बेचारी? उनकी भी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी थी। पति का कोई अता-पता नहीं है भी नहीं है, अगर है भी किस हालत में है, कुछ खाया या नहीं खाया।
और बेटी, बेटी की ज़िंदगी तो किसी और की अमानत हो चुकी थी। बेटी की ज़िंदगी की डोर बन चुकी थी। क्या करे वो भी। वहीं आकृति वो अपनी माँ के पीछे दौड़ती हुई आई थी और दरवाजे के पास वो भी बैठ जाती है बाहर से ही, अपनी माँ को रोते हुए सुनकर। उसको भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी बहुत तड़प रही थी अंदर से, बहुत। वो बार बार यही कह रही थी, आप जल्दी वापस आ जाइए, मुझसे और संभाली नहीं जा रही ये चीज़ें, बातें बिगड़ रही हैं, हमारी फैमिली टूट रही है। वहीं पर अनया अनया अपनी चीज़ों में लगी हुई थी। वहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में खुद से प्रैक्टिस कर रही थी। वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए थे। अपने उन्हीं पेड़ों पर अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। कभी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, कभी अपने बॉडी का इस्तेमाल करके, जैसे होता नहीं है, हाथ का, पैर का, उंगलियों का, उन सब का वार करते हुए यूज़ करके प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी काफ़ी हद तक जागृत हो चुकी थी। बस कंट्रोल करना उसको सीखना था, क्योंकि जब जब वो पावर यूज़ कर रही थी तो जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूज़ हो जा रही थी। कह सकते हैं कि अगर हमारी शक्ति कम होगी तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे। उसी तरह की ये पावर्स भी होती हैं। हद से ज़्यादा यूज़ करोगे, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपकी पावर कम होगी। उसके लिए फिर आपको साधना में जानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको कंट्रोल करनी सीखनी पड़ेगी, ताकि आप जितनी ज़रूरत हो बस उतनी ही यूज़ करो, उससे ज़्यादा नहीं। अपनी पावर बचानी बहुत ज़रूरी होती है। नहीं तो अगर युद्ध के मैदान में अगर आपकी पावर कम पड़ जाए, आप थक जाओ, तो आप हार सकते हो। आपका सामने वाला जो है वो आपको मार सकता है बड़े ही आराम से। अनया अपनी प्रैक्टिस में बहुत बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। और रिया तो बस अपनी चीज़ों में फोकस थी। उसको जो है गुरु ने एक आध्यात्मिक तलवार दे रखा था। उन्होंने बोला था कि इसका यूज़ सिर्फ जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो तभी करना, क्योंकि हर वक्त इसका यूज़ नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो ये गायब हो सकता है। जब तुम हद से ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाओ तब जाकर इसका यूज़ करना। और इसका यूज़ तुम सिर्फ 3 बार ही कर सकती हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर तुमने 3 बार यूज़ कर लिया तो दोबारा ये तुम्हारे हाथ में नहीं दिखेगा, ये गायब हो जाएगा। ये तलवार अपना रक्षक, अपना मालिक खुद चुनता है। और इसने तुम्हें चूज़ नहीं किया है, मैंने तुम्हें दिया है। और ये जब कोई हमें देता है तो बस 3 मौके ही मिलते हैं। अगर ये तुम्हें खुद से चूज़ करता ना तो तुम्हें लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहता। रिया ये सुनती है तो चौंक जाती है और कहती है, गुरुजी, तो कैसे पता चलेगा कि ये तलवार मुझे पसंद, मतलब मुझे चूज़ करता है या नहीं करता है? तो गुरुजी कहते हैं, एक तरीका है। गुरुजी उस तलवार को लेकर जाते हैं। एक बहुत बड़ी शील्ड बनी हुई थी, वो चीज़ पहाड़ की, बहुत बड़ी पहाड़। वहाँ पर जाते हैं और जाकर एक मंत्र बुदबुदाते हैं और उस तलवार को बेहद ही दबाव के साथ उस पत्थर के अंदर डाल देते हैं। वो आधा से ज़्यादा तलवार उसमें घुस जाती है। गुरुजी कहते हैं, अब तुम इसे निकालो। अगर तुम इसे निकाल ली तो ये तुम इसकी मालिक हो जाओगी। रिया जब भी सुनती है तो चौंक जाती है और कहती है, क्या इस तरह से? हाँ, इसी तरह से। रिया कहती है, ठीक है गुरुजी, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है। गुरुजी साइड हो जाते हैं और रिया जाती है तलवार के जस्ट सामने। वहाँ जाकर पहले उस तलवार को प्रणाम करती है। उसके बाद जो है उस तलवार पर अपना हाथ रखती है और फिर तलवार को खींचने की कोशिश करती है, बहुत ही दबाव के साथ। लेकिन वो खींच नहीं पाती। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो ट्राई बहुत करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। वो अपना हार मान लेती है और कहती है, मैं नहीं कर पा रही, मैं हार गई। गुरुजी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहते हैं, मैंने पहले ही बोला था, ये अपना मालिक खुद चूज़ करता है।
उसके लिए किसी भी परीक्षण की ज़रूरत नहीं है। बस इसे एक ऐसा योद्धा चाहिए जो इसकी कीमत को जान सके। कहने का मतलब है इस तलवार की अहमियत को समझ सके। रिया कहती है, ठीक है गुरुजी, अब ये निकलेगी कैसे? तो गुरुजी कहते हैं, जैसे गई थी वैसे ही निकलेगी। वो एक मंत्र फिर बोलते हैं और फिर हाथ रखते हैं तो वो तलवार बड़े ही आराम से निकल जाती है। तो ये खैर ये शक्तियों के ज़रिए की गई थी, इसमें तलवार की कोई भी इच्छा नहीं थी। और जब तक तलवार की इच्छा ना हो तो उससे कोई भी अपना मालिक नहीं बना सकता था। रिया समझ जाती है। गुरुजी उसके हाथों में वो तलवार देते हैं और कहते हैं कि ये लो, एक मंत्र बताते हैं, उस मंत्र को पढ़ते ही वो तलवार जो है गायब हो जाती है और उसी मंत्र को दोहराते ही वो फिर उसके हाथों में आ जाएगी। गुरुजी समझाते हैं, बस याद रखना इस चीज़ का 3 बार ही यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर तुमने 3 बार यूज़ कर लिया तो ये तलवार गायब हो जाएगी, इसीलिए सोच समझ कर इसका यूज़ करना। जी गुरुजी। रिया वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी वो रुक जाती है और कहती है, गुरुजी अगर आप कहें तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। गुरुजी कहते हैं, ठीक है पूछो। गुरुजी वो अनयन की परीक्षण कैसी चल रही है? वो तैयार है? गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, परीक्षण परीक्षण 2 घंटे बाद उसकी आंतरिक ऊर्जा की परीक्षण है। अच्छा, क्या मैं शामिल हो सकती हूँ? गुरुजी कहते हैं, हाँ ठीक है, ऑफ कोर्स आ जाना। वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे अनाया अपनी प्रैक्टिस में लगी हुई थी। ठीक 2 घंटे बाद अनाया गुरुजी की एक स्पेशल सी जगह थी, वहाँ पर जाते हैं। उनकी कुटिया नहीं थी, वो कुछ और ही जगह थी। वहाँ जाते हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी गोलाकार में कुछ चीज़ रखी हुई थी जिससे रोशनी निकल रही थी। गुरुजी वहाँ पर जाते हैं और कहते हैं, अनयन इस पर अपनी हाथें रखो और हाथ रखकर अपनी आंखें बंद करके अपने इष्ट देव को याद करो। अनया ऐसी करती है बिना कोई सवाल के, वहाँ जाती है, जाकर अपना हाथ वहाँ पे रखती है और अपने इष्ट देव को याद करती है। और याद करते ही उसके सिर के ऊपर से एक चक्र बाहर निकलता है। जब ये देखती है रिया तो चौंक जाती है। चक्र काफ़ी हद तक सुनहरा था, बहुत चमक रहा था। इसका मतलब होता है कि ये काफ़ी पावरफुल है। करीबन 2 मिनट बाद उसी चक्र से एक और चक्र बाहर आता है, वो भी काफ़ी पावरफुल था। दूसरे चक्र से तीसरा चक्र, तीसरे चक्र से चौथा, चौथा से पांचवा, 5 चक्र। अब रिया जब ये देखती है ना तो बहुत खुश हो जाती है। फाइनली फाइनली उसकी बहन ने वो कर दिखाया जो उसके लिए उसकी कह सकते हैं जन्म हुई थी। हर इंसान किसी न किसी कारण के वजह से इस धरती पे जन्मा है। उसका कारण खत्म होते ही, उसका कार्य पूरा होते ही वो इस दुनिया से चला जाता है। हर इंसान, हम हो या कोई और, सबकी, हर इंसान की, सबको किसी न किसी कारणवश जन्म होती है। रिया अनया को देखती है, उसके चेहरे पे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी थी। वो गुरुजी की तरफ देखती है, गुरुजी उसकी तरफ देखते हैं, वो भी मुस्कुरा रहे थे। तभी तभी जो है वो 5 चक्र फिर से एक दूसरे में समा जाते हैं और एक चक्र बन जाता है और वो जाकर सीधे अनया के सिर में समा जाता है। 5 चक्र काफ़ी पावरफुल थे, बहुत चमक थी इसमें, बहुत ही ज़्यादा। अनया अपनी आंखें खोलती है और गुरुजी की तरफ देखती है, कहती है, परीक्षण हो गई? गुरुजी हाँ में सिर हिलाते हैं। अच्छा, तो मैं देख सकती हूँ? तो गुरुजी कहते हैं, नहीं तुम नहीं देख सकते। पर क्यों? क्योंकि वो ख़त्म हो गई है। क्या हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे भी देखनी है। नहीं, ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, तभी गुरुजी कहते हैं, चलो मैं तुम्हें रूह से मिलने की दीक्षा देता हूँ। ये सुनते ही अनया के चेहरे पर जो स्माइल आती है ना, वो क्या ही कहना, बहुत ही ज़्यादा कीमती थी वो स्माइल। वो स्माइल आकृति के सामने ही आती थी, लेकिन वो भी हल्की सी एक
देखना और छूने में बहुत अंतर होता है। अपनी मोहब्बत को अपनी बाहों में लेना बहुत सुकून की बात होती है। अनया झटके से पलटती है और कहती है, क्या सच में? हाँ, बैठ जाओ। अनया बिना सोचे कुछ नहीं देखती सामने कौन खड़ा है कौन नहीं है, जाती है और जाकर एक जगह पर मस्त पैर मुड़ के बैठ जाती है। बैठकर गुरुजी की तरफ देखने लगती है। गुरुजी जस्ट उसके सामने वो भी बैठ जाते हैं और साधना की स्थिति में जैसे गुरुजी करते हैं जस्ट वैसे ही अनया करती है। गुरुजी कुछ मंत्र वगैरह बोलते हैं। मंत्र वगैरह बोलने से वहाँ पे एक शील्ड बन जाती है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेती है और एक रोशनी उनके सिर से, कह सकते हैं दिमाग से दिमाग का कनेक्शन जुड़ती है और फिर काफ़ी सारे मंत्र वर्ड्स जो भी चीज़ें अनया के दिमाग में ट्रांसफ़र होने लगती है। वो रिया साफ साफ देख रही थी कि यहाँ क्या चल रही है। गुरुजी के दिमाग से कुछ मंत्र अनया के दिमाग में जा रही है, उस रोशनी के जरिए शब्द भी साफ साफ समझ में आ रहे थे, रिया साफ देख पा रही थी। करीबन ये प्रोसेस 5 मिनट चलते हैं। 5 मिनट बाद वो शील्ड हटती है और धीरे धीरे इनकी कनेक्शन कट हो जाती है और गुरुजी अपनी आंखें खोलते हैं। तभी अनया अपनी आंखें खोलती है। उसके चेहरे पे बहुत 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 ज़्यादा खुशी थी, बहुत। वो उठती है, गुरुजी के पैरों में गिर जाती है और कहती है, धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। आपको नहीं पता आपने क्या दिया है मुझे। मैं अपने परिवार को देखना चाहती हूँ। मैं सच में देखना चाहती हूँ। मैं तड़प गई हूँ अपनी फैमिली को देखने के लिए। गुरुजी कहते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन याद रहे इसे आप सिर्फ हर दिन एक बार ही यूज़ कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा यूज़ किए तो पावर कमज़ोर होने लगती है। अनया हाँ में सिर लाती है और वादा करती है कि वो एक से ज़्यादा बार यूज़ नहीं करेगी फ़िलहाल के लिए। वो फ़िलहाल शब्द को ज़रूर जोड़ती है क्योंकि उसे नहीं पता कि फ्यूचर में आगे क्या होने वाली है। और गुरुजी भी यही चाहते थे कि वो फ़िलहाल के लिए इस चीज़ को कंट्रोल करे, बस और कुछ नहीं। आगे का तो कहना ही नहीं है, आगे तो वो सब करनी है अनया को जो वो ना भी करना चाहे। अनया वहाँ से उठती है और जाने की आज्ञा मांगती है। गुरुजी हाँ में सिलाते हैं और कहते हैं, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में नदी के किनारे आ जाना। अनया हाँ में सिर लाती है और वहाँ से भागते हुए अपने आश्रम की तरफ, जहाँ पर उसको रहने की व्यवस्था की गई थी, वहाँ पर चली जाती है। रिया उसकी खुशी को बेहद अच्छे से समझ रही थी। आखिर उसे भी तो चाहिए थी ये चीज़, उसे भी अपनी प्रिया को देखनी थी। बहुत प्यार करती थी अपनी प्रिया को, लेकिन क्या कर सकते थे, सबकी ज़िंदगी इस तरह से उलझी हुई थी। वो चाहते हुए भी अपने दिल की बात नहीं कह पा रही थी। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसे नहीं पता था। अनया अपने आश्रम में जाती है और वहाँ पर जाकर अपनी साधना की स्थिति में बैठ जाती है। अब बेहद ही खुशी से अपनी आंखें बंद करती है और कुछ देर मंत्र को पढ़ती है। उसके शरीर से एक समुद्र की तरह ब्लू रोशनी निकलती है और चारों तरफ अनया गिर्द गिर्द घूमने लगती है। करीबन 2 मिनट बाद उसके शरीर से एक परछाई बाहर निकलती है, शोल, और अपने शरीर को देखती है। उसके चेहरे पे मुस्कान तो थी, लेकिन अपने शरीर को देखकर एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। ये शरीर एक मिट्टी का पुतला जिसमें अनया की आत्मा वास करती है। वो कहते हैं ना, ये शरीर जो है सिर्फ एक ढांचा है, ढांचा। जब तक आत्मा शरीर में है तो इसकी कीमत है। जिस दिन आत्मा इस शरीर से निकल जाए तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाती, कोई भी कीमत नहीं। अनया इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सोच रही थी और अपने शरीर को देख रही थी। फिर उसे ध्यान आता है कि उसे क्या चाहिए, तो वहाँ से निकल जाती है। और कह सकते हैं आत्मा जो होती है ना, वो 10G की स्पीड से जाती है। अभी तो 5G चल रही है ना, तो सोचो 10G कितना फास्ट होगी। बनारस कहाँ और ये आश्रम कहाँ। अगर वो ट्रेन से भी आदमी जाए तो भी आराम से 2 दिन तो लग ही जाएंगे, और फ्लाइट से जाए तो कुछ घंटे लग जाएंगे। और ये
आत्मा TNG की स्पीड से जब निकलती है ना, तो पलक झपकते ही वो आकृति के घर पहुंच जाती है। और सेम अपनी उसी जगह को देखकर उसकी पुरानी याद ताज़ा हो जाता है। कैसे वो आकृति को पहली नज़र देखना, कैसे आकृति से मार्केट में मिलना, कैसे आकृति को घाट पर मिलना, कैसे उसे बातें करना, अपनी दिल की बातें कहना, उसकी शादी होना, वो सब कुछ उसको याद आती है। वो बहुत खुश थी। धीरे धीरे वो आकृति के घर के अंदर एंटर करती है तो हॉल में तो कुछ और ही चल रहा था। हॉल में गेरुआ कपड़े पहनी हुई थी, वो शायद गुरुमा आई थी, बैठी हुई थी। एक तरफ अनाया की फैमिली और दूसरी तरफ आकृति की फैमिली, जहाँ पर आकृति की माँ और रूही बैठे हुए थे और आकृति दोनों फैमिली के बीच में सामने खड़ी थी। वो किधर जाए उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। एक उसका मायका, दूसरी ससुराल। ससुराल में भी प्रॉब्लम चल रही है, मायके में भी प्रॉब्लम चल रही है। वो जाए तो कहाँ जाए। अनाया ये सब देखती है तो धीरे धीरे उनके करीब आती है और आके जस्ट आकृति के बगल में खड़ी हो जाती है। आकृति के बगल में आकृति बस उदास नज़रों से गुरु माँ को देखी जा रही थी। गुरु माँ के हाथों में कुछ था, वो देख रही थी, बड़े ही गौर से देख रही थी। देखने के बाद वो कहती हैं, हाँ वो दिन नज़दीक आ रहा है, ग्रह नक्षत्र अपनी जगह बना रहे हैं। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि इतिहास के पन्ने खुलेंगे और सबको आज़ाद करेंगे। आकृति की मम्मी कहती हैं, मेरी बेटी और मेरे पति का क्या, जो कि उनके कब्जे में है मेरे पति। गुरु माँ एक स्माइल के साथ कहती हैं, जब धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई होती है तो धर्म की जीत तो होती ही है, लेकिन कुर्बानी दोनों को देनी पड़ती है। हाँ, ये कह सकते हैं किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन कुर्बानी तो दोनों को देनी पड़ती है। ये सुनते ही आकृति की मम्मी घबरा सी जाती है और कहती हैं कि क्या क्या मतलब है इसका, क्या मेरे पति। गुरु माँ स्माइल करते हुए कहती हैं, ये कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, बुराई पर अच्छाई की लड़ाई है, झूठ पर सत्य की लड़ाई है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकती है।